हेलो। आइए समझते हैं रशिया यूक्रेन वॉर के इस कॉन्फ्लिक्ट को। इसको समझने से पहले अक्टूबर 1949 की बात कर लेते हैं, 1945 की। इस समय पे यूनाइटेड नेशन स्टैब्लिश हुआ था। इससे पहले, इस लाइन से पहले क्या था, लॉलेसनेस थी वर्ल्ड में। कोई भी कंट्री जो पावरफुल है वो एक दूसरे पर अटैक कर रही है, किसी को भी कब्जा कर ले रहे हैं। फ्रांस हो गया, यूनाइटेड किंगडम हो गया, सारी कंट्रीज़ को इन्होंने एक तरह से स्लेव बनाया हुआ था कॉलोनाइजेशन के नाम पर। यूएसए भी कॉलोनीज बनाए के बैठा था कई सारी, है ना। तो देर वॉज नो लॉ दैट वॉज बीइंग फॉलोड एट दैट टाइम। ओके, माइट वॉज राइट, माइट वॉज राइट, माइट वॉज राइट, कि जिसके पास ताकत है वही सही है, ऐसा चलता था। लेकिन यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड वॉर 2 के बाद इस्टेब्लिश हुआ। तो उसके बाद एक रूल बेस्ड ऑर्डर आया कि दुनिया में द वर्ल्ड विल बी गवर्न्ड बाय सर्टेन सेट ऑफ रूल्स, पेरिस प्रिंसिपल्स एंड ऑल, है ना। तो यूनाइटेड नेशंस ने कई सारे रूल इस्टेब्लिश किए। तो ऐसा माना गया कि आज के बाद जितने भी वर्ल्ड को गवर्न किया जाएगा वो रूल बेस्ड ऑर्डर, उन रूल्स से ही गवर्न किया जाएगा जिस पर वर्ल्ड एग्री किया हुआ है। बट 1945 के बाद भी ऐसा नहीं हो पाया, क्योंकि जो लोग माइटी थे, माइटी जैसे यूएसए हो गया, यूके हो गया या यूरोप हो गया, एक तरह से यही लोग पूरे वर्ल्ड को फिर से ही इन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू गवर्न करने लगे। इन्हीं का दबदबा तब से चला आ रहा है, आज भी इन्हीं पे चला आ रहा है। ऑलराइट। तो 1945 को हम एक बेस लाइन लेकर चलेंगे। तो पहले हम इससे पहले की कहानी समझेंगे, फिर वर्ल्ड वॉर 2 के बाद की कहानी समझेंगे। बिफोर वर्ल्ड वॉर 2 क्या हुआ था, देखो। रशिया, जो कैथरीन एक प्रिंसेस थी, यहाँ की एम्प्रेस थी कैथरीन। तो उसने यूक्रेन को अपने अंडर में ले लिया था 1780s में ही। ऑलराइट। ये उसके अंडर में आ गया। क्रीमिया को 1783 में अपने अंडर में ले लिया था। रशिया टर्किश वॉर हुआ था उसमें। ओके। तो इसके बाद इन्होंने क्या किया, रशिया ने अपना कल्चरल इन्फ्लुएंस इनके अंदर, यूक्रेन के अंदर डालना धीरे धीरे स्टार्ट किया। अगर यहाँ तक ये सीमित हो जाते तो कोई इश्यू नहीं होता कि ठीक है, रशिया अपना कल्चर यूक्रेन में प्रमोट कर रहा है। लेकिन धीरे धीरे ये, जैसे कि ये लोग इन यूक्रेन वालों को लिटिल रशियंस 1804 से कहने लगे थे कि ये तो लिटिल रशियंस ही हैं, है ना। तो ये अपने कल्चर को प्रमोट करने लगे। 1830s और से लेके 50s तक की बात करें तो जार था निकोलस 1, उन्होंने रशियाफिकेशन स्टार्ट कर दिया था इसका। जितने भी यूक्रेन के कल्चरल इंस्टीट्यूशंस थे उनको बंद कर दिया गया, और ऑर्थोडॉक्स चर्च को अपने को प्रमोट किया इसके अंतर्गत। अगर 1863 की बात करें तो वैल्यूएव सर्कुलर पास किया गया, जिसमें यूक्रेन की लैंग्वेज की बुक्स को पब्लिश करना बंद कर दिया, है ना। यूक्रेनियन डायलेक्ट, जिसकी भाषा में वो लोग बात करते थे, उसको अनफिट डिक्लेयर कर दिया फॉर लिटरेचर। कल्चरल एक्सप्रेशंस को बुरी तरह से दबाया गया, है ना। 1876 में अगर आप देखोगे तो थिएटर परफॉर्मेंसेस, ज़ार अलेक्जेंडर 2 ने यूक्रेनियन लैंग्वेज पब्लिकेशंस को बंद करवा दिया, थिएटर परफॉर्मेंसेस को बंद करवाया, पब्लिक रीडिंग्स को बंद करवा दिया, लिंग्विस्टिक सप्रेशन किया गया। तो यहाँ से इश्यू स्टार्ट हो जाता है धीरे धीरे करके कि तुम हमारे ऊपर अपनी चीज़ें थोप रहे हो। क्लियर है कि नहीं। ये सारी चीज़ें चलती रहीं, चलती रहीं, चलती रहीं। 1917 में आप जानते हो कि रशियन रिवॉल्यूशन हुआ ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 1। रशियन रिवॉल्यूशन, जिसको हम बोल्शेविक रिवॉल्यूशन भी बोलते हैं, है ना। रेड शर्ट्स, ये लाल लाल शर्ट पहन के, मतलब मजदूर टाइप के लोग ज़मीन पर उतरे, क्योंकि भाई कम्युनिस्ट लोग थे। तो वर्कर्स ऑफ द वर्ल्ड शुड यूनाइट अंडर लेनिन। इन लोगों ने रशिया में रिवॉल्यूशन किया, है ना। तो यूक्रेन ने एक काउंसिल फॉर्म की, सेंट्रल राडा। ऑलराइट। इस सेंट्रल राडा ने, इस काउंसिल ने प्रोक्लेम किया कि यूक्रेन जो है स्टेट बन के रहेगा विद इन रशिया, है ना। ये चाहते थे कि हमें राइट होना चाहिए कि हम अपनी ही लाइफ्स को खुद से ऑर्डर कर सकें, मतलब चला सकें। क्लियर है कि नहीं। तो ये सेंट्रल राडा फॉर्म हुई। तो विद इन 1 ईयर इनको लगा कि हम आज़ाद हो जाते हैं, है ना। तो इन्होंने अपनी आज़ादी की प्लानिंग करने लगी कि हमें ससेशनिस्ट एक्टिविटीज़ होने लगी। तो जो बोल्शेविक फोर्सेस थी अंडर लेनिन, वो क्लोज इन करने लगी इसको, सेंट्रल राडा को घेर लिया। तो सेंट्रल राडा ने क्या किया कि फुल इंडिपेंडेंस घोषित कर दी यूक्रेन
के नाम पे, बोले कि हम आज़ाद हो गए रशिया से। नहीं समझे? तो इन्होंने कई सारी एक पीस ट्रीटी भी साइन कर ली सेंट्रल पावर्स के साथ, जिसमें आपका जर्मनी भी आता है, यूके आता है, इन सारी पावर्स के साथ इन्होंने एक पीस ट्रीटी साइन कर ली। और जैसे ही वर्ल्ड वॉर 1 एंड हुआ, उससे पहले से ही वर्ल्ड वॉर जैसे चल ही रहा था, तो ये जो सेंट्रल पावर्स थी इन्होंने भी मेडल करना यूक्रेन के अफेयर्स में स्टार्ट कर दिया है ना। सेंट्रल राडा को उखाड़ फेंका, और अपना ही पपेट, जर्मनी ने अपना ही पपेट लीडर उस पर इस्टेब्लिश कर दिया। और जर्मनी को भाई सोल्जर्स चाहिए थे, तो वो ये यूक्रेन के ही सोल्जर्स को लेके उधर जाने लगे युद्ध में, है ना। तो ये सारी चीज़ें होती रहीं। तो एक तरह से बुरी तरह से ये सेंट्रल राडा फेल हो गया। और ये पहला सबक इनको लेना चाहिए था यूक्रेन को, कि नाइदर वेस्ट इज़ राइट नॉर रसिया इज़ राइट, है ना। कोई भी एक कंट्री की लीडरशिप होती है तो उसको अपने लोगों का भला देखना चाहिए। ये नहीं कि तुम एक की गोदी में से हटके दूसरे की गोदी में बैठ जाओ। नहीं समझे? यहाँ पे कम्युनिस्ट पावर्स हैं, उधर कैपिटलिस्टिक पावर्स हैं। कोई इशू नहीं है, आगे बढ़ते हैं। 1919 में जब वर्ल्ड वॉर 1 एंड हुआ, तो यूक्रेन को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया। मेजर पार्ट को तो रशिया ले गया, ठीक है, और छोटे छोटे पार्ट्स को पोलैंड को दे दिए गए, रोमानिया और चेकोस्लोवाकिया को दे दिए गए। तो यूक्रेन 4 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। लेकिन 1921 में बाय द एंड ऑफ सिविल वार पूरा का पूरा ये यूक्रेन था वो रशिया ने कैप्चर कर लिया था। बोल्शेविक इमर्ज्ड विक्टोरियस इन ब्रूटल सिविल वॉर, है ना। और पोलिश ट्रूप्स को, इन सारी चीज़ों को उखाड़ के बाहर फेंक दिया था इन लोगों ने, और पूरे को कैप्चर कर लिया। 1922 में इनकॉर्पोरेट कर लिया पूरे इसको, यूक्रेन को, कि बोले तुम रशियन यूनियन का, सोवियत यूनियन का जो यूएसएसआर है उसका पार्ट हो एक तरह से। क्लियर है? तो 1922 तक वर्ल्ड वॉर एंड हो चुका था। एक कम्युनिस्ट फोर्स निकल के आई थी वर्ल्ड में, ऑलराइट। इस कम्युनिस्ट फोर्स को दबाने के लिए, ये कैपिटलिस्ट इकोनॉमीज के खिलाफ थे सारे, है ना। तो इसको दबाने के लिए जो यूरोप था उसने बहुत सारे ईविल, जो फासिस्ट आइडियोलॉजी के लोग थे, जैसे तुम्हारा जर्मनी में हो गया हिटलर, है ना, और इटली में था, और तुम्हारा ऑस्ट्रिया में थे, इन सारे लोगों को प्रमोट किया। जब आप वर्ल्ड वॉर 2 की हिस्ट्री पढ़ोगे तो आप उसमें देखोगे कि इन लोगों ने, जैसे हिटलर एक्सपेंशन कर रहा था, कई सारी टेरिटरीज को कैप्चर कर लिया, जितने भी पैक्ट थे उनको भी तोड़ दिया, लेकिन उन लोगों ने कुछ नहीं कहा उनसे, क्योंकि वो कम्युनिस्ट फोर्सेस को कैप्चर करना चाहते थे, क्योंकि ईस्ट यूरोप में कम्युनिस्ट फोर्सेस अपनी प्रेजेंस बना चुके थे। फिर आती है आपकी 1929 की इकोनॉमिक क्राइसिस। तो ये पूरा जो कैपिटलिस्ट वर्ल्ड था वो फेल कर गया था बुरी तरह से। लेकिन रशिया, जो यूएसएसआर था, वो बहुत अच्छे से ग्रोथ किया। तो एक तरह से एक नया इकोनॉमिक मॉडल उभर के आया पूरी दुनिया के सामने, जिससे ये पता चला कि हाँ यार, कैपिटलिस्ट वर्ल्ड में एक इश्यू है कि ओवर प्रोडक्शन की, कि ये लोग प्रोडक्शन करते जाते हैं, हर 8-10 साल बाद इतना ज़्यादा प्रोडक्शन हो जाता है कि इकोनॉमिक रिसेशन आना ही आना है। नहीं समझे? इट इज़ इनएविटेबल। तो इसको रोकने के लिए इन्होंने कम्युनिस्ट वो आइडियोलॉजीज को प्रमोट करना स्टार्ट किया। नहीं समझे? यही एक टाइम था, मकाइंडर एक जियो पॉलिटिकल एनालिस्ट थे, उन्होंने जोग्राफिकल पाइवट ऑफ वर्ल्ड दी, वो दी थी हार्टलैंड थ्योरी, है ना। और इसके बाद आती है रिमलैंड थ्योरी, स्पिकमैन की। तो इसने, मकाइंडर ने एक तरह से बहुत बड़ा भूत बना दिया था रशिया की वॉस्टनेस का, है ना। इसने बोला कि ये जो रशियन रीजन है, अगर बात करें यूरोप की, अगर ये यूरोप है तो ये जो रशियन रीजन है, इट इज़ द जोग्राफिकल पाइवट ऑफ द वर्ल्ड, है ना। इसी को हार्टलैंड का इसने नाम दे दिया, कि इसको इन्वेड करना बहुत ही मुश्किल है। नहीं समझे? इट इज़ मोस्ट पावरफुल रीजन ऑफ द वर्ल्ड, है ना। तो जैसे ही ये पाइवट एरिया थीसिस आई और हार्टलैंड थ्योरीज आई, तो यूरोप ने इसी टाइम पर इसको आइसोलेट करना रसिया को स्टार्ट कर दिया था, है ना। इकोनॉमिक क्राइसिस चल ही रही है, प्लस कम्युनिस्ट आइडियाज़ तुम्हारे चल रहे हैं, ऊपर से पाइवट एरिया थीसिस आ गई। तो इनके मन में फियर बैठ गया कि हमको कम्युनिस्ट आइडियोलॉजीज को कैसे भी करके हमको कैप्चर कर लेना है, मतलब इसको आइसोलेट करके रखना है, कंटेन करके रखना है। नहीं समझे? तो ये सारी चीज़ें चलती रहीं।
और कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को उसको अगर आप देखोगे तो इनहेरेंटली फ्लॉड है कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी। राइट। एक होता है सोशलिज्म। जैसे कैपिटलिस्ट कंट्रीज क्या चाहती हैं, वो चाहती हैं कि जो लोग प्रोडक्शन कर रहे हैं वो अपनी मर्जी से फ्री हैंड काम करते रहें, अपने हिसाब से चीज़ें उगाएं, बेचें और उसके बाद बंद कर दें, है ना। लेकिन कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी, सोशलिस्ट आइडियोलॉजी ये चाहती है कि जितना भी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है उसके ऊपर कंट्रोल गवर्नमेंट का होना चाहिए, बिकॉज मैन आर इनहेरेंटली करप्ट, है ना। दे नीड एन आयरन हैंड टू कीप देम इन लाइन। ठीक है कि नहीं। तो उस पर ये काम करती है। तो उसी से सोशलिस्ट आइडियाज से ही एक दो तरह के आइडियाज निकल के आते हैं। एक होता है डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, वो है इंडिया का कॉन्सेप्ट, जिसमें एक इलेक्टेड गवर्नमेंट होगी, वो चेक करेगी जो लोग मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है वो ठीक से काम कर रहे हैं कि नहीं, वेलफेयर कर रहे हैं कि नहीं। एक होता है कम्युनिस्ट फोर्सेस, जिसमें पूरी गवर्नमेंट मीन्स ऑफ प्रोडक्शंस को अपने ही अंडर में ले लेती है। नहीं समझे। इसको हम आगे डिस्कस करेंगे इसी वीडियो में। ऑल राइट। तो ये सारी चीज़ें चलते रहे। इसको ये लोग वो कैप्चर करना चाहते थे। इसमें इनहेरेंट फ्लॉज थे कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी में। तो उनमें से एक फ्लॉ था कि ये किसी की सुनते नहीं है, ये अथॉरिटेरियन, दे टेंड टू बी अथॉरिटेरियन इन द एंड, और मोस्ट करप्ट, करप्शन भी इसमें बढ़ जाएगा, ये अथॉरिटेरियन भी हो जाएंगे, एक तरह से डिक्टेटरशिप में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है। तो सोवियत यूनियन का जो डिक्टेटर था जोसेफ स्टालिन, उसने एक फेमाइन इंजीनियर की यूक्रेन के लोगों के लिए, इसको भूख से मारना है, उसको नाम दिया गया होलोडोमोर। ऑल राइट। तो इसके तहत 39 लाख यूक्रेनियन मारे गए, है ना। इसका प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन भी है। ठीक है कि नहीं। उसके बाद ग्रेट पर्ज हुआ। यूक्रेन के अंदर जितनी भी एंटी एंटी रशिया फोर्सेस थी, लाखों लोगों को इन्होंने लार्ज स्केल मारा बुरी तरह से, और उनको लेबर कैंप्स में भेज दिया। क्लियर है कि नहीं। यहीं पे ये लोग नहीं माने तो फिर ये नाजीज का इन्वेजन हुआ। इसमें क्या होता है कि जब मैंने आपको बताया कि जो यूरोप की पावर्स थी, फ्रांस हो गया और तुम्हारा यूके हो गया, यूएसए हो गया, ये कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को कंटेन करना चाहते थे। तो जो नॉन अग्रेशन पैक्ट जर्मनी और रशिया ने साइन कर रखा था, उसको भी तोड़ते हुए इसने इन्वेड कर दिया था यूक्रेन को। नहीं समझे। जर्मनी ने यूएसएसआर को इन्वेड कर दिया। ये सारी चीज़ें हैं। बहुत होलोकास्ट हुआ, 34,000 ज्यूज़ मारे गए। बाई 1945 1 मिलियन यूक्रेन में रहने वाले ज्यूज़ को मार दिया। नहीं समझे। 1944 में जब वर्ल्ड वॉर 2 ख़त्म होने वाला था, तो क्रीमिया से टारटास, ये एक ट्राइब्स थी सेंट्रल एशिया के स्टेपी रीजन की। स्टेपी रीजन पड़ता है यूक्रेन में। तो यूक्रेन हो गया, क्रीमिया हो गया, यहाँ से टारटार इस ट्राइब को उठा के उन्होंने बाहर फेंक दिया। बोले यहाँ पे नहीं रहोगे तुम। क्यों? बिकॉज दे वर सपोर्टिंग यूक्रेन एट दैट टाइम, है ना। तो उनको उठा के बाहर फेंक दिया। फोर्सिबली डिपोर्टेड हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड ऑफ टारटार्स टुवर्ड्स जर्मनी। बोले जर्मनी में जाके रहो, हम तुमको नहीं रखने देंगे। ठीक है। बहुत सारे ज्यूज़ को मार दिया गया, है ना। काफ़ी ये सब चीज़ें चलती रहीं। उसके बाद 1945 में वर्ल्ड वॉर 2 लगभग एंड हो चुका था। उसके बाद पीस इस्टेब्लिश हो जानी चाहिए थी, यूनाइटेड नेशंस आ गया। ठीक है। और पीस इस्टेब्लिश हो जानी चाहिए थी, लेकिन वर्ल्ड नहीं चाहता था, वेस्टर्न वर्ल्ड, के पीस इस्टेब्लिश हो कभी वर्ल्ड में, क्योंकि उनकी इकोनॉमी वॉर इकोनॉमी बन चुकी थी। और उनकी जितनी भी कंट्रीज थी, उनको जो वेपन बेस्ड कंपनीज थी वही चला रही थी। अगर वॉर नहीं होगा, 1929 का रिसेशन इसी चीज़ को तो बताता है। 1919 में जब वर्ल्ड वॉर 1 एंड हुआ था, तो उन्होंने क्या किया था, इतना प्रोडक्शन किया, इतना प्रोडक्शन किया, इतना प्रोडक्शन किया वेपन्स का, कि आगे चल के अगर युद्ध होता है तो हम लोग तैयार होने चाहिए। लेकिन युद्ध हुआ नहीं। तो कम्युनिस्ट को कंटेन करने के लिए जब 1929 में इकोनॉमिक रिसेशन आ गया, मैंने आपको बताया, जब 1929 में इकोनॉमिक रिसेशन आ गया, तो बोले अब क्या करें, है ना। रिसेशन भी आ गया है और कम्युनिस्ट वो भी बढ़ते जा रहे हैं, और हमारा प्रोडक्शन इतना हो गया है कि कोई खरीदने वाला नहीं, पूरी दुनिया में शांति है। तो इन्होंने हिटलर वगैरह जैसे फासिस्ट लोगों को पनपने दिया, है ना। और जैसे ही हिटलर वो हुआ, तो वैसे ही वर्ल्ड वॉर 2 इन्होंने करवा दिया। नहीं समझे। वर्ल्ड वॉर 2 हुआ तो फिर से वेपन्स की रेस लग गई। ठीक है कि नहीं। तो ये सारी चीज़ें चलती रहीं, यूनाइटेड नेशंस बन गया। तो फिर से पीस हो जानी चाहिए थी कायदे से, तो, है ना, रूल बेस्ड ऑर्डर हो जाना चाहिए था, बेस्ड ऑर्डर। पर फिर से शांति नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि वेस्टर्न वर्ल्ड कभी शांति नहीं होने दे सकता था। उससे पहले हम आगे जाएं, इससे पहले मैं बता देता हूँ, 1954 में
यूक्रेन को क्रीमिया दे दिया गया था। रशिया ने बोला कि भाई तुम यूक्रेन वाले हमारे साथ हो, कोई बात नहीं, तुमको हम क्रीमिया गिफ्ट में दे दे रहे हैं। नहीं समझे? तो इतना इन्होंने जेस्चर दिया इटरनल फ्रेंडशिप का। बट यस, चूंकि मैंने बताया कम्युनिस्ट लोगों में इनहेरेंट फ्लॉज होता है, करप्शन होगा, ये सारी चीज़ें होगी, डिक्टेटरशिप होगा। तो 1986 में बहुत सारी इंसिडेंट्स होते रहे, धीरे धीरे करके करप्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। लेकिन चेरनोबिल का न्यूक्लियर डिजास्टर ये लास्ट नेल था इनके कॉफिन में। चेरनोबिल का न्यूक्लियर डिजास्टर हुआ, सोवियत यूनियन ने इसको कवर अप करने की कोशिश की, रिएक्टर मेल्टडाउन हो गया, लाखों लोग मारे गए थे, है ना। लेकिन इसकी पोलम पट्टी खुल गई, ये छुप नहीं सकता था। 1989 में अफ़गानिस्तान से इनको विड्रॉ करना पड़ा। ये जो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट थी उसको सपोर्ट करने के लिए यूएसएसआर अपने ट्रूप्स को भेज के रखा हुआ था वहाँ पे। बट इन्होंने अपने ट्रूप्स को भेजा था कम्युनिस्ट गवर्नमेंट को सपोर्ट करने के लिए। उधर यूएसए पाकिस्तान में मुजाहिदीन को ट्रेन कर रहा था कि हम इनको भगाएंगे रशिया वालों को यहाँ से, है ना। 26 दिसंबर 1991 में यूएसएसआर का फॉल हुआ। प्रेसिडेंट गोरबेचेव ने रिज़ाइन कर दिया था यहाँ पे आके। तो देखो, शांति यहाँ पे भी हो जानी चाहिए थी, क्योंकि यहाँ पे कैपिटलिस्ट लोगों की जीत हो गई थी। कैपिटलिस्ट वन हियर। लेकिन वेस्टर्न वर्ल्ड शांति नहीं चाह सकता था। क्यों? 2008 में आके क्या हुआ था, एक और इकोनॉमिक क्राइसिस आई थी लेमन ब्रदर्स की। ऑल राइट। तो पूरा जो कैपिटलिस्ट वर्ल्ड था वो पूरा रिसेशन में चला गया था इस टाइम पे। तो शांति रह ही नहीं सकती थी। अब आ जाते हैं 1991 में यूक्रेन में क्या हुआ। इन्होंने एक रेफरेंडम करवाया, 90% पॉपुलेशन ने वोट किया कि हमें रशिया से अलग हो जाना है। तो ये लोग रशिया से अलग हो गए थे, तो 15 नए स्टेट निकल के आए थे। गोरबाचेव के बाद देखो कई सारे प्रेसिडेंट हुए रशिया में। बोरिस येल्टसिन 1991 से 1999 तक, पुतिन 2 टर्म के लिए प्रेसिडेंट रहे 2000 से 8 तक। फिर डिमिट्री मेदवेदेव आ गया था 2008 से 12 तक, फिर पुतिन है अभी तक की डेट में। ठीक है कि नहीं? 1991 में यूक्रेन अलग हो गया, और चूंकि डी न्यूक्लियराइजेशन चल रहा था, यूक्रेन रशिया का पार्ट था, तो इसमें कई सारे न्यूक्लियर वेपन्स भी थे। 1994 में रशिया ने प्रॉमिस कर दिया कि हाँ ठीक है, हम अपने न्यूक्लियर वेपन्स दे देते हैं। तो बहुत अच्छा हुआ, रशिया को अपने न्यूक्लियर वेपन्स भी मिल गए, तो और इनके पास फॉरेन एड आने लगी। यहाँ से ये यूक्रेन है फिर से वही गलती दोहराएंगे जो 1919 में इन्होंने दोहराई थी, ये वाली। ठीक है कि नहीं? प्रो जर्मन फोर्सेस यूटिलाइज होते रहेंगे। तो पहले रशिया यूटिलाइज कर रहा था इनको, अब ये वेस्टर्न वर्ल्ड की गोदी में जाके बैठ जाएंगे। फॉरेन एड आती रहेगी और इनके ही इशारों पे ये नाचते रहेंगे यहाँ से आके। अब क्या होता है, 2004 में इलेक्शंस होते हैं यूक्रेन में, तो यहाँ पे प्रो रशिया प्रेसिडेंट इलेक्ट हो जाता है। अब प्रो रशिया प्रेसिडेंट इलेक्ट हो गया, तो क्या वेस्टर्न वर्ल्ड उसको रहने देता है? तो उन्होंने बोल दिया कि भाई ये फ्रॉडुलेंट इलेक्शंस हुए हैं, हम नहीं मानेंगे, ये नहीं मानेंगे, और ऑरेंज रिवॉल्यूशन करवा दिया। ठीक है कि नहीं? ऑरेंज रिवॉल्यूशन करवा दिया और इन्होंने प्रो वेस्टर्न कैंडिडेट को जितवा दिया यहाँ से। अब इसका नाम था विक्टर योश यशचेंको। यशचेंको, है ना, इसको जितवा दिया। तो रशिया क्यों चुप बैठता भाई? रशिया ने इसको जहर देने की कोशिश की, लेकिन ये बच गया। लेकिन प्लस ये चलता रहा, लेकिन 2010 में फिर से इसको हरा के जो प्रो रशिया वो था यानुकोविच, यानुकोविच, ये प्रो रशिया कैंडिडेट फिर से जीत गया यहाँ पे। नहीं समझे? अब ये फिर से जीत गया, तो फिर से ही ये क्या करवाएंगे, इसमें कूप करवाएंगे, बोले इसको उखाड़ के फेंको। अब आप अगर हिस्ट्री उठा के देखो कि यूएसए की और वेस्टर्न जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, इनका रहा है कि दुनिया में डेमोक्रेसी लाने के चक्कर में इन्होंने बहुत सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का यूज भी किया है, प्लस अनफेयर मीन्स का यूज़ किया है। जैसे आप चाहे ढाका देख लो, बांग्लादेश में जो अभी रिसेंटली हुआ है, इलेक्टेड गवर्नमेंट थी शेख हसीना की, उसको उठा के फेंक दिया। नेपाल का देख लो आप, है ना, मालदीव्स का देख लो, प्लस तुम श्रीलंका का देख लो, किसी भी कंट्री का देख लो, बहुत सारी कंट्री, अफगानिस्तान में देख लो, हर जगह पे, चाहे आप ईरान का देख लो, मिडल ईस्ट पूरा बर्बाद करके इन्होंने रख दिया। तो ये लोग कूप करवाते रहे हैं, है ना।
तो जब यही काम रशिया ने किया तो ये इनको एक्सेप्टेबल नहीं था, बोले रिग्ड इलेक्शन है। इंडिया में भी जैसे जॉर्ज सोरोस जैसे लोगों का यूज़ करके, अपोजिशन का यूज़ करके, अभी रिसेंटली जो अरावली पे प्रोटेस्ट चल रहे हैं तो उसमें लोग बोल रहे हैं कि कांग्रेस ने हमें 500 रुपये दिए और अरावली पे ये जैन जी का प्रोटेस्ट करवाना चाहते हैं, जैसे नेपाल में हुआ, नहीं समझे, जैन जी करते रहते हैं। तो हमारा अपोजिशन भी इस समय जैसे यूक्रेन की गवर्नमेंट इस टाइम पे थी जो नाच रही थी वेस्टर्न के इशारों पे, वैसे ही हमारा जो अपोजिशन है वो वेस्टर्न कंट्रीज़ के इशारों पे नाचता है। तो वो कूप करवाना चाहते हैं मोदी को हटाने के लिए, क्योंकि वो उसे जीत नहीं सकते इलेक्शन में, नहीं समझे। तो ऐसे ही यानुकोविच पे इन्होंने ये जीत किया 2010 में, तो इस पे करप्शन का फिर से वो इल्ज़ाम लगा दिया, बोले ये बहुत करप्ट आदमी है। और उसके बाद फिर से प्रोटेस्ट करवा दिए गए और इसको 100 से ज़्यादा लोग इस प्रोटेस्ट में मरे, लेकिन ये सक्सीड रहा था, इसको भगा दिया रशिया में, यानुकोविच को, ठीक है कि नहीं। जब रशिया में भगा दिया गया तो भाई उसको गुस्सा आ गया पुतिन को, उसने क्रीमिया को अनेक्स कर लिया। क्योंकि अगर क्रीमिया को ये अनेक्स नहीं करते तो नाटो पावर्स क्या करती, रशिया का ब्लैक सी में एक्सेस को बंद कर देते, एक्सेस रोक देते। तो क्रीमिया को अनेक्स कर दिया भाई, 14 से मतलब बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट हुआ, इतने लोग मारे गए, इसको जाने देते हैं। उसके बाद आ जाते हैं 2019 की कहानी। जेलेंस्की प्रेसिडेंट इलेक्ट हो गया, ही वॉज अ कॉमेडियन। अगर आप कॉमेडियन को इलेक्ट करते हैं, ही डोंट नो शिट ट्रूली what is geopolitics, how to run a country, what to do. He doesn't know anything. He is a drug addict. You can clearly see him in videos, और इसकी अभी एक रील भी लीक हुई थी। तो ये क्या करता है, ये वेस्टर्न कंट्रीज, ही इज़ लाइक अ पपेट, पैसा दिखाओ और इससे कुछ भी करवा लो। तो वेस्टर्न कंट्रीज़ ने, चूंकि अगर आप देखोगे तो इनकी इकोनॉमी ग्रो कर रही थी, वेस्टर्न वर्ल्ड की इकोनॉमी ग्रो कर रही थी 0.5%, चाहे यूएसए हो, लेस देन 1% ही ग्रो कर रहे थे ये लोग। इन्हें दिख गया कि हमारे यहाँ इकोनॉमिक रिसेशन आने वाला है, हमको अपनी वेपन इंडस्ट्री को फिर से बढ़ाना है। तो इनको चाहिए था एक पपेट, कि हम खुद तो लड़ेंगे नहीं क्योंकि इनकी पॉपुलेशन ऑलरेडी डिक्लाइन कर रही है ना। दे नीडेड अ गोट, कटवाने के लिए एक भेड़ चाहिए थी। तो वो व्लादिमीर जेलेंस्की इसको मिल गया, ठीक है कि नहीं। और इन्होंने इसको धीरे धीरे करके हम नाटो में करेंगे, नाटो में करेंगे, और इसको मरवा दिया, नहीं समझे। तो जेलेंस्की बन गया तो इसको डोनाल्ड ट्रंप ने मतलब यूक्रेन का फ़ोन कॉल किया, ट्रंप ने कॉल किया था इसको, और नाटो वाटो का वो सब बातें चलने लगी। ये लीक हो गई थी तो इसको इम्पीच करवाने की भी कोशिश की गई थी ट्रंप को उस टाइम पे, लेकिन 2022 में इन्वेट कर दिया। इसकी कहानी अभी हम देखेंगे, ऑल राइट। तो कोल्ड वॉर की बात कर लेते हैं। देखो मैंने आपको बताया था पीस नहीं हो सकती थी, अभी मैं आपको बता चुका हूँ क्यों। इनको चाहिए वॉर ग्रो करने के लिए। कैपिटलिस्ट इकोनॉमीज दे नीड केओस टू ग्रो, क्योंकि जब तक उनके प्रोडक्ट्स की डिमांड नहीं होगी तब तक वो कैसे ग्रो कर सकते हैं, नहीं समझे। तो डिमांड क्रिएट करने के लिए केओस जरूरी है। तो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ही इन्होंने सस्पिशन स्टार्ट कर दिया था। रशिया तो जो यूएसएसआर था, ही वॉज एन एलाई ऑफ गुड फोर्सेस। इसको धोखा दिया गया, इसको बताया नहीं जापान को, इन्होंने न्यूक्लियर टेस्ट से न्यूक्लियर बॉम्ब गिरा दिया था, इनको खबर नहीं दी गई, इस तरह की बातें थी। प्लस प्लस अगर तुम देखोगे, ट्रूमन था उस टाइम पे यूएसए का प्रेसिडेंट, मार्शल प्लान लगाया था, तो ट्रूमन ने भी डिक्लेयर कर दिया था कि ये हमारा दुश्मन है। जो यूके का प्राइम मिनिस्टर विंस्टन चर्चिल, इन्होंने भी आयरन कर्टेन स्पीच दी थी, है ना। तो यहाँ से इन्होंने कोल्ड वॉर का वो कर दिया था। कोल्ड वॉर को समझने के लिए हम कम्युनिस्ट आइडियोलॉजीज़ को समझ लेते हैं। देखो जो कम्युनिस्ट आइडियाज़ थे वो तुम्हारे 1830s में पहला चार्टिस्ट एग्रीमेंट हुआ था। देखो 1700s में 1800s तक, यहाँ पे आपका क्या आ गया था, ये रिकॉर्ड कर रहा है कि नहीं, ओके। 1700 से लेके 1800s तक अगर आप देखोगे तो तुम्हारा रिवॉल्यूशन हो गया था इंडस्ट्रियल, यूरोप में हो गया था। जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन होगा तो क्या एक नई क्लास निकल के आएगी, वर्कर्स की क्लास, ठीक है। इन वर्कर्स की क्लास को अगर देखा जाए तो इनकी कंडीशंस बहुत पुअर थी, तो इन्होंने पहला रिवॉल्यूशन किया था चार्टिस्ट रिवॉल्यूशन के नाम से इन यूके। ये पहला वर्कर्स का रिवॉल्यूशन था। तो इससे वर्कर्स के राइट्स की डिमांड उठने लगी, राइट्स की डिमांड,
ठीक है कि नहीं, कि हमारे लोगों के अधिकार होने चाहिए कुछ, ठीक है। तो इसी सब में इन लोगों ने दिमाग लगाया। दो लोग थे, एक था कार्ल मार्क्स, एक था फ्रेडरिक एंगल्स। इन्होंने पूरी हिस्ट्री को दो क्लासेस में डिवाइड कर दिया। एक का नाम था बोजीज, दूसरे थे प्रोलेटेरिएट्स। बोजीज थे, ये थे ओनर्स ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शंस, और ये थे कंज्यूमर्स, लेबर, ठीक है, जो मेन काम करते थे, जो एक्सप्लॉइट किए जाते थे। अगर आप हिस्ट्री को देखो, देखो इनका कॉन्सेप्ट था, इन्होंने डिवाइड कर दिया, फिर इसमें सारी गलती इनके ऊपर थोप दी। जनरली अगर आप देखोगे धरती पे कोई ना कोई कुछ ना कुछ तो बनाएगा ही भाई, है ना। ऐसा तो नहीं हो सकता है कि सारे लोग बनाते रहें और सारे ही लोग कंज्यूम करते रहें, ठीक है कि नहीं। तो देयर हैज़ ऑलवेज बीन ओनर्स एंड कंज्यूमर्स, और कुछ लेबर्स भी रहे होंगे। चाहे आप स्वर्ग में भी क्यों ना चले जाओ, तो वहाँ पे एक गॉड होता है, फिर उनके दास दासी इस तरह के लोग बने रहते हैं। कहीं पे भी चले जाओ, किसी भी हेवन में चले जाओ, किसी भी रिलीजन के में, ऑलराइट, देयर इज नो इक्वलिटी देयर इटसेल्फ, ऑलराइट। तो धरती पे कैसे आ सकती है? तो इन्होंने सारी जिम्मा फोड़ दिया ओनर्स पे ही, कि तुम्हारी गलती है, तुम्हारी गलती है, नहीं समझे। तो इन्होंने कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो दिया 1848 में, पूरी दुनिया को डिवाइड कर दिया, है ना। और इन्होंने बहुत सारे भाषण दिए कि द वर्कर्स ऑफ द वर्ल्ड यूनाइट, नहीं समझे। तो ये सारी कहानी दी इन्होंने, ऑलराइट। तो अब जैसे अगर आप इसमें ही देख लो यार, फैमिली है, फैमिली में खाना बनाने वाली है एक, घर की महिलाएं हैं, और एक कमाने वाला आदमी है, ठीक है। अब इन्हीं में कह दो खाना बनाने वाली मैं ही काम करती रहती हूँ, ये करती रहती हूँ, भाई तो ये भी तो कोई काम कर रहा है कमाने वाला, नहीं समझे। अब इनके डिफरेंट रोल्स हैं, इनमें लड़ाई करवा दी कि कई एक नई जमात निकल के आ गई है फेमिनिस्ट लोगों की, और इन्होंने बर्बाद कर रखा पूरी दुनिया को, नहीं समझे। तो ये कॉन्सेप्ट जो बोजीज का है, प्रोलेटेरिएट्स का है, अगर आप इसको कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो को पढ़ के देखना, मैंने इसको पढ़ा है, देर आर इनहेरेंट वीकनेसेस इन दिस, है ना। ये यूटोपियन सोसाइटी क्रिएट करना चाहते हैं, एक स्वर्ग जैसी सोसाइटी, नहीं समझे। ये क्या चाहते हैं, देखो इसमें कॉन्सेप्ट में ये दे रखा है कि हमको लड़ाई करनी है, वर्कर्स के राइट्स के लिए लड़ाई करनी है, तो जो पावर है वो वर्कर्स के हाथ में होनी चाहिए, है ना। अब वर्कर्स के हाथ में कैसे पावर आएगी, तो इनको एक साथ रिवोल्ट करना पड़ेगा, रिवोल्ट करके जितना भी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन वाले लोग हैं उनको उठा के फेंक दो, है ना, और अपनी सत्ता पे खुद जमा लो, ये इनका मेन मोटो रहता है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा गया है कि आप क्या हम एक साथ उखाड़ के फेंक सकते हैं कि नहीं। तो वो बोलता है कि नहीं, एक साथ नहीं उखाड़ना है, पहले जो जो बोजीज हैं इनको पहले ग्रो करने दो, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन जब ये इस्टेब्लिश कर लें उसके बाद हम लोग कैप्चर पावर कर लेंगे। दिस इज जस्ट नॉनसेंस यार। एंटरप्रेन्योरशिप जो होती है ना, इट इज़ अ क्वालिटी, नॉट एवरीबडी कैन बी एंटरप्रेन्योर, ओके। इसमें रिस्क लेना पड़ता है, हर कोई रिस्क टेकर्स नहीं होते हैं। जो आदमी रिस्क लेता है उसको ज़्यादा प्रॉफिट भी मिलता है। आज भी यही चीज़ है, आप शेयर मार्केट में जाओगे, कहीं भी जाओगे, है ना। अब किसी आदमी ने मेहनत करके रिस्क लेके और अपने आइडियाज़ को वो करके मेहनत दौलत कमाई, और आप उसके ऊपर कब्जा कर लेना चाहते हैं, ये कोई सही तरीका है? फिर आप अपने ही लोगों को, वर्कर्स को वहाँ पे बैठ जाओगे, वर्कर्स के अंदर दिमाग उतना ही है, लिमिटेड, नहीं समझे, लिमिटेड दिमाग है ना। तो आप यूटोपियन सोसाइटी ऐसे नहीं क्रिएट कर सकते ना कि आप जो मेरिट बेस्ड लोग हैं उनको हटा दें वहाँ से, और अनमेरिट वाले लोग हैं, जो जो कम मेरिट के लोग हैं उनको वहाँ पे बैठा दें। यही चीज़ पाकिस्तान में की गई। हिंदूज थे पाकिस्तान में, वो हाईली एजुकेटेड थे और बहुत अच्छे दिमाग वाले थे। उन्होंने हिंदूज को मतलब धीरे धीरे करके अच्छी अच्छी पोस्ट से ख़त्म कर दिया, और अपने इस्लाम वाले लोगों को बैठा दिया। धीरे धीरे करके वहाँ पे करप्शन बढ़ा, माइनॉरिटीज़ की हालत ख़राब हो गई, हिंदुओं को ख़त्म कर दिया गया, और आज वहाँ पे गधे चलते हैं लिटरली। उनकी ट्रेन्स जितनी अंग्रेज़ों के ज़माने की थी वही चल रही हैं, मतलब बहुत ही बुरी कंडीशन है वहाँ पे। वो मतलब दे हैव गॉन टू स्टोन एजेस, राइट। सेम चीज़ हुई श्रीलंका में। श्रीलंका में अगर आप देखोगे, जो इंडियन तमिल्स थे वो हाईली एजुकेटेड थे, वो बहुत अच्छी अच्छी पोस्ट को उन्होंने ऑक्यूपाई कर रखा था भाई। गवर्नमेंट जॉब निकलती थी तो वो भाई पास करके वहाँ पहुँच जाते थे, और मेरिट बेस्ड वो लोग काम करते थे, अपने देश को आगे ले जाते थे। तो इनसे जलते रहते थे कौन? सिन्हलीज तमिल्स। तो उन्होंने श्रीलंका में लड़ाई छेड़ दी, है ना, लिट्टे विट्टे का आपने केस देखा होगा। तो कितनी बुरी कंडीशन हो गई। देर वॉज सिविल वॉर फॉर डिकेट्स इन श्रीलंका फॉर दैट। यही चीज़ जम्मू कश्मीर में हुई, है ना। तो आप
मतलब इंटरप्रेन्योरशिप नहीं लेके आ सकते हैं लोगों के अंदर। और ये कम्युनिस्ट यही करना ही चाहते हैं कि हम यूटोपियन सोसाइटी बना देंगे और यही चूरन बेचते हैं दुनिया को, और कि हम ये कैप्चर कर लेंगे और हम सबको इक्वल कर देंगे और ये कर देंगे वो कर देंगे। और फिर जैसे ही ये लोग पावर में आते हैं इनको समझ में नहीं आता करना क्या है, फिर ये इनहेरेंटली करप्ट हो जाते हैं। जो लीडर बन के आते हैं वो पावर को कैप्चर कर लेते हैं। सेम चीज़ होती है रशिया में हुई, सेम चाइना में हुई, सेम नॉर्थ कोरिया में हुई, सेम तुम कहीं पे भी देख लो, क्यूबा में हुई फिडल कैस्ट्रो के अंतर्गत। इट डजेंट मैटर। आई हैव सीन हंड्रेड्स ऑफ कैपिटलिस्ट कंट्रीज, दे आर फ्लरिशिंग। पूरे यूरोप को देख लो, है ना, नॉर्थ अमेरिका में देख लो, वो कैपिटलिस्ट कंट्री हैं। इट डजेंट मैटर व्हाट इज देयर मोडस ऑपरेंडी, बट यस दे आर हाईली डेवलप्ड, है ना। फ्रीडम ऑफ स्पीच है ना, वो सारी चीज़ें हैं। क्या मैंने आज तक एक ऐसी सक्सेसफुल कम्युनिस्ट कंट्री क्यों नहीं देखी? देखो, मैंने ऑब्जर्व किया, आपने भी ऑब्जर्व किया होगा, यूएसए में आदमी बैठा है वो कैपिटलिज्म की बुराई कर रहा है, वी हैव सीन इट। और यूएसए में आदमी बैठा है वो कम्युनिज्म की बढ़ाई कर रहा है ना। उसको मारा नहीं जा रहा, भगाया नहीं जा रहा है। लेकिन आप रशिया में चले जाओ, आप कम्युनिज्म की बुराई नहीं कर सकते, आपको मार दिया जाएगा। चाइना में चले जाओ आप, इट डजेंट मैटर। नॉर्थ कोरिया में चले जाओ, आप कैपिटलिज्म की बढ़ाई कर दो, आपको मार दिया जाएगा, गायब कर दिया जाएगा। नहीं समझे? जितने भी कम्युनिस्ट लोग हैं वो भाग के क्यों कैपिटलिस्ट इकोनॉमीज में चले जाते हैं, डेमोक्रेसीज में चले जाते हैं? नहीं समझे? तो दिस यूटोपियन सोसाइटी इज नॉट पॉसिबल, फर्स्ट ऑफ ऑल। ये तो मैंने आपको इसका कॉन्सेप्ट बता दिया। लेकिन ये वेस्ट वर्सेस या कैपिटलिस्ट वर्सेस कम्युनिज्म की लड़ाई है, इसकी हम बात कर लेते हैं। अब चूंकि यूनाइटेड नेशन स्टेब्लिश हो गया, रूल बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर होना चाहिए था, वो नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि ये लोग, इन्होंने कोल्ड वॉर स्टार्ट कर दिया था। बर्लिन ब्लॉकेट किया, एयरलिफ्ट का बर्लिन जो जर्मनी है, बर्लिन वॉल इन्होंने बनाई थी। कोरिया में वॉर करवाया, नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया को 49 पैरेलल पे डिवाइड कर दिया था इन लोगों ने, ठीक है कि नहीं। साउथ कोरिया को यूएसए सपोर्ट कर रहा था, नॉर्थ कोरिया को यूएसएसआर सपोर्ट कर रहा था। अब देख लो नॉर्थ कोरिया की कितनी अच्छी हालत है। हंगेरियन रिवॉल्यूशन हुआ, स्पटनिक, ये फर्स्ट सैटेलाइट, तो स्पेस रेस भी यहीं से स्टार्ट हो गई थी, है ना। यूएस के स्पाई प्लेन को यूएसएसआर ने मार गिराया। बे ऑफ पिग्स, सीआईए ने जो क्यूबा है उसके फिडल कैस्ट्रो को ओवरथ्रो करने की कोशिश की थी, है ना। ये कौन था? ये डिक्टेटर था वहाँ का, है ना। ये मतलब कम्युनिस्ट विचारधारा का आदमी था। बर्लिन वॉल, ये जो दीवार है, ये बना दी, बर्लिन बर्लिन वॉल बोलते हैं इसको, कि यहाँ से लोग डेमोक्रेटिक पार्ट ऑफ जर्मनी में न जा पाएँ, है ना। ये लोग जाना चाहते थे, इनको रोक लिया, डिक्टेटरशिप चल रही है जहाँ पे। फिर क्यूबन मिसाइल क्राइसिस हुई, वियतनाम वॉर हुआ, पराग्वे स्प्रिंग चेकोस्लोवाकिया में हुआ, ठीक है। अब सोवियत अफगान वॉर हुआ, इनको भागना पड़ा वहाँ से। यूएसए ने मुजाहिदीन को सपोर्ट किया, है ना, मुजाहिदीन फाइटर्स को। और 1989 में बर्लिन वॉल फॉल कर गई थी। उसके बाद मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी, यूएसएसआर भी फॉल हुआ, ठीक है कि नहीं। यहाँ पे 26 दिसंबर को यूएसएसआर फॉल हो गया, तो यहाँ पे शांति स्टेब्लिश हो जानी चाहिए थी। बट ये शांति कैसे स्टेब्लिश हो जाने दे सकते हैं? ये नहीं हो जाने दे सकते, ठीक है। ये सारी चीज़ें देखो, 1980s में जो प्रेसिडेंट्स थे यहाँ के, गोरबाचेव क्या है इनका प्रोनाउंसिएशन, आई डोंट नो, मिखाइल गोरबाचेव, ये रहा, ठीक है कि नहीं। तो ये थोड़े से ओपन माइंडेड पर्सन थे, तो इन्होंने दो रिफॉर्म्स दिए थे, प्रेस्टोरका एंड ग्लासनोस्ट, ये आपको पता होना चाहिए। प्रेस्टोरका है रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ इकोनॉमी, ग्लासनोस्ट है पॉलिटिकल और ब्यूरोक्रेटिक इनर्शिया को, करप्शन को कम करने के लिए ओपननेस दी थी। जैसे ओपननेस आई तो सरकार की बुराई करने लगे, और जैसे बुराई होती गई भाई, तो उसके बाद ये सारी चीज़ें होने लगी। सोवियत अफगान वार की पोल खुल गई, बर्लिन वॉर गिर गई, फिर इनकी कंट्रीज ब्रेक हो गई 15 पार्ट्स में, नहीं समझे। तो ये 15 कंट्रीज इमर्ज हुई इससे। पहली कंट्री थी रशिया, ऑलराइट। दूसरी ये बाल्टिक नेशंस, BELL, बी फॉर बाल्टिक कंट्रियाँ, एस्टोनिया, लातविया, लिथुनिया, ठीक है कि नहीं। उसके बाद आ जाते हैं बेलारूस, मोल्डोवा, यूक्रेन, राइट। यूक्रेन का ही पार्ट था ये, मतलब क्रीमिया यूक्रेन का ही पार्ट था, ऑलराइट, उस टाइम पे। उसके बाद ये है कॉकासस रिपब्लिक्स थी, जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान। उसके बाद 5 सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स,
KUT कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान। KYT किटकैट किर्गिस्तान एंड ताजिकिस्तान। ऑलराइट, ये है किर्गिस्तान, ये है ताजिकिस्तान। तो टोटल 15 कंट्रीज इमर्ज हुई। ठीक है, तो अब चूंकि यहाँ पे आप देखोगे ना, कम्युनिज्म लॉस्ट, तो अब तो इनको रशिया वालों को जी लेने देते चैन से, इसको नहीं जीने दिया गया। नहीं समझे? रशिया से बहुत सारे प्रोमिसेस किए गए थे इस टाइम पे कि हम इन्वेड नहीं करेंगे, हम नाटो का एक्सपेंशन नहीं करेंगे, है ना। द ब्रोकन प्रोमिसेस का कॉन्सेप्ट दिया, इसको ज़्यादातर पुतिन ने एक्सपेंड किया था। तो इसमें क्या था देखो, जो यूनाइटेड स्टेट्स के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स थे जेम्स बेकर, ये मिले जाके मिखाइल से, ठीक है कि नहीं। तो इन्होंने प्रॉमिस किया कि भाई हम नाटो वाले जुरिडिक्शन को ईस्टवर्ड नहीं मूव करेंगे। ठीक है कि नहीं, अभी मैं ये एक्सप्लेन करता हूँ। सेम जर्मनी का जो चांसलर था हेलमुट कोल, इसने भी बोला कि नाटो विल नॉट एक्सपेंड टू द स्पीयर ऑफ इट्स एक्टिविटी, को वो नहीं करेगा। ठीक है, नाटो के सेक्रेटरी ने भी यही बोला। ब्रिटिश का प्राइम मिनिस्टर मार्गरेट थैचर थी, उसने भी यही बोला। फ्रांस का प्रेसिडेंट था फ्रैंकोइस मिटरैंड, इसने भी यही कहा कि बोले हम जाएंगे ही नहीं तुम्हारी तरफ भाई। ठीक है कि नहीं। बट इन्होंने ये सारे प्रोमिस तोड़े। ऑलराइट, यूक्रेन ने भी अपनी ट्रिटी साइन कर ली थी, 4+ ट्रिटी साइन हो गई थी। ऑलराइट, रशिया का पर्सपेक्टिव देख लो, ठीक है कि नहीं। गोर्बचेव ने और ट्रम्प कह रहा हूँ, पुतिन ने बोला देखो 1999 में, 1991 में वो टूट गया था यूएसएसआर, 1999 में ही पोलैंड, हंगरी और चेक रिपब्लिक, इन 3 कंट्रियों को इन्होंने नाटो में ऐड कर लिया। उसने कुछ नहीं कहा पुतिन ने। 2000 से लेके 2008 तक था ना वो, 2004 में 7 और कंट्रियां इन्होंने इन्वॉल्व कर ली, इंक्लूडिंग बाल्टिक स्टेट्स। बाल्टिक स्टेट्स तो तुम्हारे रशिया से ही टूटे थे। 2009 में इन्होंने अल्बेनिया, क्रोएशिया को भी कर लिया। तो डबल कर लिए नाटो के मेंबर्स, है ना। 30 हो गए थे 2020 तक आते आते। अब भी इनको चैन नहीं पड़ रहा था। 2020 में मैं आपको बता दूं इनकी इकोनॉमी के प्रोजेक्शंस क्या थे। प्रोजेक्शन ऑफ वेस्ट कंट्रीज की इकोनॉमी, लेस देन 1% ये लोग ग्रो करने वाले थे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, लेस देन 1%। नहीं समझे? तो इन्हें कैसे भी करके युद्ध करवाना था। ठीक है ना। अब आ जाते हैं, ये मतलब नाटो, मतलब ये उन्होंने बोल दिया, बहुत सारी चीज़ें चलती रहीं। ठीक है कि नहीं। तो ये प्लान था, देखो न्यू फ्रंटियर्स क्रिएट हुए थे। ये जो पार्ट था, ये पार्ट, इसको मैं बता देता हूँ। ये अभी के समय का रशिया है। ठीक है, ये 2014 तक की हम बात कर लेते हैं। ये अभी के समय का रशिया है। ये तुम्हारा यूएसएसआर का पार्ट नहीं था, बट यस इट वाज अंडर कम्युनिस्ट इन्फ्लुएंस, कम्युनिस्ट इन्फ्लुएंस। ठीक है कि नहीं। ये तुम्हारा ईस्ट यूरोप है, ये वेस्ट यूरोप है। ऑलराइट, तो जब 1991 में क्या हुआ था, नाटो ने ये प्रॉमिस किया था कि हम जो इस साइड की जितनी भी कंट्रियां हैं, ऑलराइट, इनको हम नाटो में नहीं लेंगे। ठीक है कि नहीं। उस टाइम पे स्लोवेनिया, क्रोएशिया, अल्बेनिया, ये जो 3 कंट्री हैं, ये न तो तुम्हारी वेस्टर्न कंट्रीज की तरफ थी, न ये इनकी तरफ थी, ये स्ट्रेटेजिकली न्यूट्रल थी। ऑलराइट, तो इन्होंने 1991 में यूरोप ने ये प्रॉमिस कर दिया था नाटो ने कि हम इन कंट्रीज को नहीं लेंगे। फिर इन्होंने, मैंने तुमको बताया, एस्टोनिया, लातविया, लिथुनिया को ले लिया, पोलैंड इसको भी पार्ट बना लिया, स्लोवेनिया, हंगरिया, रोमेनिया, बुल्गारिया, ये सारी कंट्री जितनी भी नीली दिख रही है ना, इन सबको 1989 के बाद नाटो में ऐड किया गया। समझ पा रहे हो तुम लोग? अब भी इनको चैन नहीं मिला, तो ये यूक्रेन के पीछे पड़ गए कि भाई तुम ज्वाइन करो नाटो को, ज्वाइन करो नाटो को। यहाँ पे आप देख रहे हो, ये नाटो के ट्रूप्स हैं, दीज आर ट्रूप्स ऑफ नाटो। ये इसके सिर पे बैठे हुए हैं इसको कंटेन करने के लिए। अब ये यहाँ पे बैठना चाहते थे इसको कंट्रोल करने के लिए। समझ पा रहे हो कि नहीं? तो रशिया का दिमाग खराब हो गया, उसने अपना मिलिट्री बिल्डअप करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है कि नहीं। इसको क्रीमिया को कैप्चर कर लिया 2014 में, जब ये मानने को तैयार नहीं थे तो। और अब उसके बाद की कहानी हम आगे देखते हैं। इतना आई होप इस समझ में आ गया होगा आप लोगों को। ठीक है कि नहीं। ये सारी वो देख पाते हो आप, देखो ये 11 साल पुराना है। सैटेलाइट इमेज रिवील करी नाटो ने कि भैया ये मिलिट्री बिल्डअप कर रहा है रशिया इस रीजन में। नहीं समझे? मिलिट्री बिल्डअप हो रहा है। फिर नाटो ने और
रेडीनेस एक्शन प्लान अपना एग्रेशन वाला, कि हम एग्रेशन के लिए तैयार हैं भाई। नाटो ने वेल समिट में 2014 में बता दिया था कि हम एग्रेशन के लिए तैयार हैं। द रेडीनेस एक्शन प्लान इज द बिगेस्ट री इन्फोर्समेंट ऑफ आवर कलेक्टिव डिफेंस सिंस एंड ऑफ कोल्ड वॉर। माई टॉप प्रायोरिटी क्या है, इसको इम्प्लीमेंट करना, ये नाटो का सेक्रेटरी कह रहा है, नहीं समझे। कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज टू रेस्पॉन्स टू चेंजेस इन सिक्योरिटी एनवायरनमेंट नियर यूरोप। तो ये लोग मतलब ज़बरदस्ती, आप देखोगे यहाँ से आगे अगर आप देखोगे तो ये रशिया के माथे मरते जाएंगे सारी चीज़ें, और खुद इस तरफ एडवांस करते जाएंगे। रशिया से कहेंगे अरे तुम ये कर रहे हो, तुम ये कर रहे हो, तुम ये कर रहे हो। भाई ये तो टूटा हुआ था 1991 में, दे वर लॉस्ट, बुरी तरह से कंप्लीटली लॉस्ट थे। बट ये लोग माने नहीं, ये इधर ही इधर मूव करते रहे हैं नाटो वाले। ऑलराइट, ये हुआ है। प्लस उसके बाद देखो, नाटो ने रिपोर्ट कर दिया कि रशिया मिलिट्री फ्लाइट्स यूरोप की तरफ ज़्यादा ले जा रहा है ना। और कई उनको फ्लाइट्स को इन्होंने धर भी लिया था, नाटो की को इंटरसेप्ट कर ली थी कई सारे रशिया की, मतलब 400 से ज़्यादा फ्लाइट्स को इंटरसेप्ट किया था। गार्डियन का आप देखोगे तो इन्होंने 4 साल पहले नाटो ने 8 मेंबर्स को रशिया के को एक्सपेल कर दिया था कि तुम स्पाइंग कर रहे हो। अबे तुम भी तो स्पाई करते हो यार दुनिया में। यूएसए ने तो पूरी दुनिया में ही वो कर रखा है, स्पाई नेटवर्क फैला रखा है। सेम रशिया करता है। यू कैन नॉट हैव डबल स्टैंडर्ड्स, ऑलराइट, कि केवल यूएसए ही स्पाइंग कर सकता है, रशिया नहीं कर सकता है। इट्स जस्ट हाईली रॉन्ग, मोरली रॉन्ग बेसिकली, ठीक है। और 24 फरवरी को रशिया ने अटैक कर दिया। बोले तुम ऐसे सुधरोगे नहीं। ये नचनिया, नचनिया कौन है पता है? ये है प्रेसिडेंट जेलेंस्की। जेलेंस्की कहाँ के हैं तुम्हारे? यूक्रेन के। तो ये नक्शा था, ये 2014 में कब्जा कर लिया था। तो 2022 की अगर फरवरी की बात करें तो यहाँ से एग्रेशन स्टार्ट किया है इन्होंने, ठीक है कि नहीं। इधर वाले ये दोनबास और लोहांस्क रीजन को इन्होंने कब्जा कब्जा कर लिया इनिशियली। मार्च 2022 तक आते आते इधर से भी चारों फ्रंट से इन्होंने अटैक करना स्टार्ट कर दिया। इतनी टेरिटरीज को कब्जा कर लिया और इधर ये लोग एक्सपेंड करने वाले थे धीरे धीरे करके, ठीक है कि नहीं। 2022 में नवंबर तक आते आते इतना पोर्शन कंप्लीटली कब्जे में ले चुके थे ये लोग। 2025 के एंड तक आते आते अब भी ये लोग यहीं हैं। अगर आप यहाँ से देखो तो इनकी टेरिटरी इतनी बढ़ गई है। अगर आप और देखो, यहाँ पर ये लोग एग्रेशन करने की फिराक में है, नहीं समझे। तो ये अभी की सिचुएशन है। इसका सल्यूशन क्या है? इसका सल्यूशन है, ट्रंप ने अपना पीस प्लान दे रखा है। ट्रंप ने पीस प्लान में क्या क्या बोला है, अब देखो इस इमेज को समझ लेते हैं पहले। इसने बोला है कि जितने भी ये रेड लाइन के इधर की टेरिटरीज हैं, नहीं समझे, ये दोनेस्क हो गया, लुहांस्क हो गया, मारियोपोल हो गया, क्रीमिया हो गया, ये तो रशिया के पार्ट रहेंगी, ठीक है। प्लस ये 800 माइल्स का ये बफर जोन क्रिएट किया जाएगा, ठीक है। यहाँ पर तुम्हारे तैनात होंगे नाटो के और यूके के सोल्जर्स, नहीं समझे। ये इस बफर जोन को मॉनिटर करेंगे, ठीक है, कि रशिया का एग्रेशन ना हो। ऑलराइट। और बाकी का मतलब इसको बहुत सारी चीज़ें प्रॉमिस की गई हैं। जैसे नाटो की मेंबरशिप पे बैन लगेगा 20 साल तक। ये ट्रंप के पीस प्लान की बात कर रहे हैं कि 20 साल तक इसको नाटो में नहीं लिया जाएगा, है ना। यूके और यूरोप के ट्रूप्स ये पेट्रोल करेंगे। 3 मिलियन जो लोग हैं इस रीजन में, 3 मिलियन यूक्रेन के लोग रहते हैं। इनके बारे में कुछ किया जाएगा, है ना। प्लस रिकंस्ट्रक्शन, देखो वही जो वर्ल्ड वॉर 1 के बाद जो रिकंस्ट्रक्शन हुआ था ना, अब चूंकि इसको बर्बाद तो करवा दिया पूरा यूक्रेन को। अब ये लोग रिकंस्ट्रक्शन को फंड करेंगे, जर्मनी और यूरोपियन यूनियन मिलके ये फंड करेंगे, मतलब पैसा इन्वेस्ट करेंगे। अब इन्वेस्ट करेंगे तो भाई काम भी होगा, और पूरे कंट्री को बर्बाद करके मतलब कंस्ट्रक्शन का होगा, डिमांड बढ़ेगी वर्कर्स की, पैसा इधर से उधर आएगा, नए डोमिनो से पिज़्ज़ा खुलेंगे, नया इन्वेस्टमेंट आएगा, ये सारी चीज़ें चलती रहेंगी। क्लियर है कि नहीं, है ना। कीव को बैन कर दिया नाटो की मेंबरशिप से। और हाँ, डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है भैया हमको $500 बिलियन के रिसोर्स वर्थ दे दो यहाँ से, और यूक्रेन विड्रॉ कर लेगा कुछ रीजन से, ठीक है कि नहीं। और ये डीमिलिटराइज जोन मैंने आपको बता दिया, ये डीमिलिटराइज जोन रहने वाला है। तो ये ट्रम्प का पीस प्लान है बेसिकली, है ना। तो रशिया का क्या रेस्पॉन्स है? रशिया कह रहा हाँ ठीक है कोई बात नहीं, मान ले रहे हैं तुम्हारी बात,
ठीक है। और मतलब ये कह रहा हम पीछे नहीं जाएंगे यहाँ से आगे। उसने कह दिया जितनी टेरिटरी हमारे पास उतनी टेरिटरी हमारे पास है, प्लस ये प्रॉमिस करो कि नाटो को, मतलब नाटो की बिड के लिए इसका सपोर्ट नहीं करेंगे। ये सारी चीज़ें दी हैं, है ना, सरेंडर कर दो। और रशिया ने डिमांड किया है कि फुल विड्रॉल ऑफ यूक्रेन ट्रूप्स बियॉन्ड दोनबास, दोनबास रीजन के आसपास जितने भी ट्रूप्स हैं वो वापस ले ले। और ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन जेलेंस्की का क्या रिस्पॉन्स है, बोला कि हाँ ठीक है मान ले रहे हैं लेकिन हमारी कुछ कंडीशंस में, यस लेकिन बट अप्रोच है इसकी। वो बोल रहा है कि हम डीमिलिटराइज जोन को मान ले रहे हैं लेकिन रशिया को जो है अपनी फोर्सेस को वापस लेना पड़ेगा थोड़ा सा पीछे की तरफ। फिर उसके बाद कह रहा हमको लीगल प्रोटेक्शन दे दो भैया तुम लोग, है ना, फ्यूचर में कि रशिया का एग्रेशन होगा तो तुम लड़ने के लिए आओगे। अरे मैं बता दे रहा हूँ, कभी लड़ने नहीं आएंगे वो लोग, कभी नहीं लड़ने आएंगे। नाटो वाले एंड यूरोप वाले, यूएसए वाले, नहीं समझे, दे विल नेवर कम टू हेल्प यूक्रेन। वो अब चाहे किसी और कंट्री में लड़ाई करवा दें, नहीं समझे, दे वॉन्ट द वर्ल्ड टू डाई। जो वाइट वर्डन थ्योरी है ना, रेशियल सुप्रीमेसी वाली थ्योरी, उसमें ये लोग आज भी बिलीव करते हैं। ओके। कीव ने बोला है कि यूएस यूक्रेन का कंट्रोल होना चाहिए जेपो जराया न्यूक्लियर पावर प्लांट पर, इसका सदन रशिया को उसको पावर करने के लिए इसका यूज ना करे। तो ये यूक्रेन वाले इसका कंट्रोल चाहते हैं कि यूएसए हमारे को कंट्रोल करके दे इसका, ठीक है कि नहीं। जेलेंस्की ने बोला है कि मतलब ये फाउंडेशनल डॉक्यूमेंट है लेकिन इसमें हम बहुत सारी चीज़ें और चाहते हैं। प्लस बहुत सारे रिफॉर्मर्स कह रहे हैं कि भाई 15 साल की गारंटी दो। प्लस कुछ चाह रहे हैं कि जो हमने, जो यूएसए का जो फंड हमने प्रेशर करके रखा हुआ है, यूएसए का फॉरेक्स रिजर्व, तो इसी में से पैसे दे दो इसको जेलेंस्की को, जिससे कि वो अपने उसको बिल्डअप कर पाए, मतलब यूक्रेन को फिर से रीबिल्ड किया जाए। तो ये सारी चीज़ें इन्होंने बोली हैं, है ना। तो और सारी चीज़ें होती रही हैं। और मतलब ये प्रेजेंट की ये कंडीशन है, अभी इसमें बातें चल रही हैं वो ये चलती रहेंगी। इंडिया का पर्सपेक्टिव इसमें क्या है, देखो इंडिया का, जैसे चाइना हो गया और वेस्ट हो गया और रशिया हो गया, ये एज अ केस स्टडी सर्व करने चाहिए इंडिया के लिए। ऑलराइट, हम वेस्ट को कभी ट्रस्ट नहीं कर सकते। तुमने देखा होगा जब रशिया से ऑयल खरीदना था तो इंडिया के ऊपर तो बैन लगा दिया और खुद खुद यूरोप गैस खरीदने में लगा हुआ है, नहीं समझे, और ज्ञान दे रहे हैं कि तुमने क्यों नहीं ख़त्म किया। तो हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं जयशंकर जी, उन्होंने बोला था कि इफ़ इट वाज अबाउट द प्रिंसिपल्स, अगर प्रिंसिपल्स की ही बात थी तो पहले ही दिन यूरोप को गैस लेना बंद कर देना चाहिए था। तुमने जो बंद किया गैस लेना वो तो अपने अपने उसके डिमांड्स के अनुसार था, अपनी सूटेबिलिटी के अनुसार था, और तुम चाह रहे हो कि हम बंद कर दें, नहीं समझे। और वे आज भी खरीद रहे हैं, देयर गैस इंपोर्ट्स हैव इंक्रीज। यूएस इज ऑल्सो परचेजिंग न्यूक्लियर फ्यूल एंड अदर आइटम्स फ्रॉम रशिया। इट इज़ जस्ट हिपोक्रेसी। ये मैंने आपको बताया ना, कैपिटलिस्ट हो गए, इनकी जो जो सुप्रीमेसी का कॉन्सेप्ट है कि हम सुपीरियर हैं, हमारी ही बात पूरा वर्ल्ड मानेगा। जो तुम्हारा यूएनएससी में जो लोग रिफॉर्म नहीं करना चाहते, यूएनएससी रिफॉर्म्स को रोके हुए हैं, है ना, डब्ल्यूटीओ का इतना मिसयूज किया है उन्होंने, सैनिटरी एंड फाइटो सैनिटरीज का यूज़ करके दूसरी कंट्रीज़ पे एम्बार्गो लगाने का काम ये लोग करते हैं, है ना। इंटरनेशनल इंटरफियरेंस कितना रहा है मिडिल ईस्ट में, है ना, ये सारी चीज़ें। प्लस इंडिया का नेबरहुड, है ना, पाकिस्तान का केस ले लो, पाकिस्तान बांग्लादेश। अब देखो बांग्लादेश में यूनुस है, यूनुस को, मोहम्मद यूनुस को नोबेल प्राइज़ दिलवा दिया। जैसे ही नोबेल प्राइज़ दिलवाया ये उनका कुत्ता बन गया यूनुस। लिटरली मैं ये ही वर्ड यूज़ करूँगा कि ये वेस्टर्न कंट्रीज़ का ये कुत्ता बन गया। इसकी थोड़ी सी तारीफ करेंगे, पैसे देंगे और इससे कुछ भी ये लोग करवा सकते हैं। यही चीज़ इन्होंने करवाई उसमें ढाका बांग्लादेश में, है ना। तो इंडिया का नेबरहुड इन्होंने बर्बाद करके रखा हुआ वेस्टर्न कंट्रीज़ ने। और क्या ये इसके सपोर्ट में आ रहे हैं, ये एक शब्द नहीं बोलते हैं यूनुस के खिलाफ। और अफगानिस्तान जो माइनॉरिटीज़ हैं, हिंदू हैं, उनके खिलाफ इतने अत्याचार हो रहे हैं, उनके खिलाफ एक शब्द नहीं बोला है। तो इंडिया को इस सब से सीख लेने की ज़रूरत है। प्लस रसिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट में ड्रोन्स का कितना ज़्यादा यूज़ हुआ है,
है ना, ड्रोन हो गए, मिसाइल्स हो गए, इंफॉर्मेशन वारफेयर, है ना, नैरेटिव वॉरफेयर, कितना इस सब चीज़ का रोल है। मिस इन्फॉर्मेशन, है ना, एआई का यूज़ कर करके वीडियोस बना बना के डाले गए हैं। इंडिया डजेंट इवन हैव इट्स ओन एआई प्लेटफॉर्म येट। देयर इज इनहेरेंट बायस्डनेस। अगर आप रशिया का यूज़ करोगे तो वो उसके हिसाब से डाटा बताएगा, चाइना का एआई टूल यूज़ करोगे तो वो उनके हिसाब से चीज़ें बताएगा इंडिया वालों को, आप कैपिटलिस्ट कंट्रीज़ का यूज़ करोगे तो वो उनका नरेटिव इंडिया में भेजेगा। इंडिया का नरेटिव बनाने के लिए हमारे पास कोई एआई टूल ही नहीं है। आप समझ पा रहे हैं हम कितना पीछे हैं। इंफॉर्मेशन वॉरफेयर के केस में इंडिया इज नॉट एट ऑल एग्रेसिव। अश्विनी वैष्णव पता नहीं क्या कर रहे हैं, मंत्री हैं ये हमारे, आईटी मिनिस्टर हैं, वो पता नहीं किस दुनिया में मगन है। अगर कोई इंडिया का आदमी प्रो गवर्नमेंट बात कर रहा है ना, और उसके खिलाफ अगर कोई लिबरल विदेशी आदमी कंप्लेंट कर देता है तो उसका चैनल बंद करवा दिया जाता है। और विदेश का आदमी मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहा है, इंडिया को गाली दे रहा है और गलत इन्फॉर्मेशन, गलत मैप यूज़ कर रहा है, उसकी कितनी भी कंप्लेंट करते रहो, उनके लिए फ्रीडम ऑफ स्पीच उन्होंने दे रखी है, उनके लिए कुछ नहीं करते हैं, नहीं समझे। तो हम लोग बहुत पीछे हैं। पाकिस्तान का ही केस देख लो, जाने कितने पाकिस्तान के अकाउंट्स हमारे यहाँ पे चल रहे हैं, यूट्यूब पे देखो, ट्विटर पे देखो, पाकिस्तान के लोग लड़कियों के नाम से, हिंदुओं के नाम से आइडिया बना बना के नैरेटिव को सपोर्ट कर रहे पड़े हैं, नहीं समझे। इस जस्ट मतलब बहुत ही बड़ा केओस है, शिट होल बोल सकते हैं, है ना। इंडिया को बहुत सीख लेने की ज़रूरत है। इट इज़ जस्ट टेम्पलेट, इनसे सीखे। और जो हमारी प्रेजेंट जो अप्रोच रही है, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, कि बोले हम अपने हिसाब से डिसाइड करेंगे कि हम ऑटोनॉमी कहाँ पे चाहते हैं, हम किस कंट्री का सपोर्ट करना चाहते हैं, हम तुम्हारे हिसाब से नहीं सुनेंगे। क्लियर है कि नहीं। बाकी का आपका क्या राय है, आपको कैसा ये वीडियो लगा, और इंडिया के पर्सपेक्टिव से कुछ चीज़ें छूट गई हों तो आप मुझे बता सकते हैं। बट इट इज़ ट्रू, इंडिया इज़ 1/6 ऑफ वर्ल्ड। ठीक है, हम वेस्ट की बातों में आके यानी तेल निकालना बंद कर दें, लेना बंद कर दें। भाई 140 बिलियन पीपल है हमारे यहाँ। क्या हमें इनके बारे में नहीं सोचना? क्या हमें इनकी महंगाई के बारे में नहीं सोचना है? हमें अपनी कंट्री के बारे में हमें सोचना होगा। ये नहीं कि तुम्हारे नेबरहुड में छोटा सा वॉर क्या स्टार्ट हो गया और तुम चाहते हो कि हम 1/6 ऑफ द वर्ल्ड को महंगाई की आग में धकेल दें। वी कैन नॉट डू इट। ऑल राइट, 1/6 ऑफ द वर्ल्ड समझ रहे हो कितना हो गया ये? इसका कैलकुलेट करके बता देना। ठीक है, 140 बिलियन पीपल्स को तुम्हारे फ्यू मिलियंस पीपल के चक्कर में हम बर्बाद नहीं कर सकते। तो इंडिया हैज़ टू पुट इंडिया फर्स्ट। जैसे अमेरिका फर्स्ट है, यूरोप का यूरोप फर्स्ट है। वी आर द बायर्स ऑफ वर्ल्ड गुड्स, वी आर द न्यू कंज्यूमर मार्केट्स। इंडिया इज बाइंग, अर्लियर बिफोर 2014 इंडिया वर बाइंग oil from 23 countries, and today we are buying oils from 40 countries. All right, India is the buyer, India is the market. We will decide from where we want to purchase the goods. All right, हमें कहाँ से खरीदना है, कहाँ से नहीं खरीदना है, ये हमारी चॉइस होनी चाहिए। यू विल नॉट डिक्टेट अस, है ना। आप देखो 50% टैरिफ्स यूएसए ने लगा दिए। इट्स जस्ट हिपोक्रेसी यार। चाइना के ऊपर नहीं लगाए हैं, यूरोप के ऊपर नहीं लगाए हैं, यूएसए ने अपने खुद के ऊपर नहीं लगाए हैं, इंडिया के ऊपर 50% टैरिफ लगा दिए। इट्स जस्ट नॉनसेंस। इट इज मतलब किसी एक आदमी ने कहा था, पता है क्या कहा था? व्हेन कंट्रीज आर पावरफुल, पावरफुल दे आर नॉट जस्ट। वो जस्टिस नहीं करेंगे कभी भी। when they want to do justice, they are not powerful। ठीक है कि नहीं? तो जब वो जस्टिस करना चाहते हैं तब वो पावरफुल नहीं रहते। तो अभी यूरोप हो गया, यूएस हो गया, दे आर द मोस्ट पावरफुल कंट्रीज यार। दे विल नॉट डू जस्टिस टू द वर्ल्ड। इंडिया वीक है, हम जस्टिस करना चाहते हैं, हम जस्टिस चाहते, हम तो पावरफुल थे तब भी हम जस्टिस करना चाहते थे भाई। और जो मैं कम्युनिस्ट और उसकी बात आपको बता रहा था, इसमें इंडिया का ही मैं बात बताना भूल गया। द ब्रोकन प्रोमिसेस, जब मैं कम्युनिस्ट की बात बताना चाह रहा था, बोजीज और प्रोलेटेरिएट्स में इनमें जोड़ दिया, ओनर और ओनरशिप का कॉन्सेप्ट मैंने दिया। तो इंडिया में भी एक कॉन्सेप्ट हुआ करता था उस टाइम पे। इंडिया में थी विलेज बेस्ड इकोनॉमी।
ठीक है कि नहीं, जिसमें गांव का हर व्यक्ति कुछ न कुछ आइटम्स बनाता था और गांव के लिए, और सरप्लस को शहर में जाके बेच देता था, है ना, राजा महाराजाओं को दे देता था। तो किसी ने ढक मतलब बास्केट्स बनाए, किसी ने कुछ और बनाया, तो एक दूसरे से लोग परचेज कर लेते थे। विलेज बेस्ड इकोनॉमी, जिसको गांधी ने भी बोला था, है ना, गांधी जी ने भी सपोर्ट किया था। ये हमारा वर्णा सिस्टम पर बेस्ड था। वर्ना सिस्टम था ऑक्यूपेशन बेस्ड क्लासिफिकेशन ऑफ सोसाइटी। ऑक्यूपेशन बेस्ड क्लासिफिकेशन ऑफ सोसाइटी। वर्ना सिस्टम कास्ट बेस्ड सिस्टम नहीं है, ये ऑक्यूपेशन बेस्ड था। ये हमारे वेदों में भी था, ये गीता में भी है। प्लस इसका सपोर्ट गांधी जी ने भी किया था, इसका सपोर्ट तुम्हारा महर्षि दयानंद सरस्वती ने भी किया था, आर्य समाज के संस्थापक। ठीक है कि नहीं, ये बहुत अच्छा सिस्टम था। ये विलेज बेस्ड इकोनॉमी को बताता है, जो हमारे थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स तक, मतलब हजारों साल इन्होंने इंडिया को बहुत ही प्रॉस्परस करके रखा। दैट वॉज दैट वर्ना सिस्टम। ठीक है कि नहीं, विलेज बेस्ड इकोनॉमी। लेकिन जब ओजीज और जब प्रोलेटेरिएट्स का कॉन्सेप्ट आ गया, कम्युनिस्ट और कैपिटलिस्ट का कॉन्सेप्ट आ गया, इट इज जस्ट नॉनसेंस, राइट। मैन आर इनहेरेंटली करप्ट। और आप प्लीज़ मुझे बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा, मैं इसको और ज़्यादा नहीं खींचता हूँ। थैंक यू, एंड प्लीज़ प्रेस दैट सब्सक्राइब बटन। ऑल राइट, सब्सक्राइब।